Hello friends, you are most welcome to my channel, The River Textbook. Today we are going to learn chapter number 2, Nutrition in Animals. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है पशुओं में पोषण. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, परंतु जानवर ऐसा नहीं कर पाते. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. पशु अपना भोजन या तो सीधा पौधों को खा के प्राप्त करते हैं या फिर पौधे खाने वाले जानवरों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं. Some animals eat both plants and animals. कुछ जानवर पौधे और अन्य जानवरों को दोनों को खाते हैं. Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. याद कीजिए कि जितने भी जीव हैं मनुष्य को लेकर के, मनुष्य के साथ जितने भी जीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता है उनके विकास के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उनका शरीर ठीक से काम कर सके. रिपेयर का मतलब अगर कुछ चोट लग जाता है, कोई सेल डैमेज हो जाता है, तो उसके रिपेयर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सारे जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. पशुओं के पोषण में क्या क्या आता है? तो पशुओं के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना लेने का जो तरीका है ये आता है, और भोजन लेने के बाद उसको उपयोगिता, उसको कैसे उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें पशुओं के पोषण में आते हैं. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के अंदर में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स. तो ये सभी चीज़ें एक भोजन के घटक होते हैं, उनका लिस्ट बनाना है इधर. The components of food such as carbohydrates are complex substances. भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ये काफ़ी जटिल पदार्थ होते हैं. These complex substances cannot be utilized as such. अब ये जटिल पदार्थ जस का तस उपयोग में नहीं लाया जा सकता. So they are broken down into simpler substances. इसलिए इन्हें तोड़ करके सिंपल बनाया जाता है, इन्हें सरल बनाया जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब होता है पाचन. पाचन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर जो जटिल चीज़ों को तोड़ करके उन्हें सरल पदार्थ बनाया जाता है. जटिल पदार्थ को तोड़ करके सरल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. खाना भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके. The mode of taking food into the body varies in different organisms.
भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है, भोजन लेने का जो तरीका है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. मधुमक्खी, हमिंग बर्ड को हम मरमर पक्षी कहते हैं हिंदी में। तो मधुमक्खियाँ, मरमर पक्षी, ये फूलों से मकरंद को चूसते हैं। छोटे बच्चे जो गोदी जो शिशु एकदम छोटे जो गोद में रहते हैं, वे बच्चे या तो इंसान के बच्चे हों या फिर दूसरे जीवों के बच्चे, वे अपनी माँ का दूध पीते हैं। सांप जैसे पाइथन है, वो अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। पानी में रहने वाले जीव उनके आसपास के जो भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें छान कर वो खाते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. नीचे दिया हुआ ये आपको टेबल है। इस टेबल में अलग अलग जानवरों के नाम हैं। आपको इनके ये किस तरह का भोजन लेते हैं और इनके भोजन ग्रहण करने का, भोजन लेने का तरीका क्या है, ये आपको बगल वाले कॉलम में लिखना है मोड ऑफ फीडिंग में। आप अपने मतलब क्या आप निगरानी में क्या पाते हैं, आपके अवलोकन को इस टेबल पे आप टेबल में लिखिए। नीचे ये अलग अलग मोड ऑफ फीडिंग का नाम दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो हेल्पफुल होगा। स्क्रैपिंग का मतलब होता है छीलना, चीविंग का मतलब होता है चबाना। साइफनिंग में क्या होता है कि इंसेक्ट सैलिवा को अपने खाना के ऊपर छोड़ते हैं, उसको फिर सोल्यूबल बना करके ले लेते हैं। कैप्चरिंग का मतलब होता है पकड़ना। स्वॉलोइंग का मतलब होता है निगलना। स्पॉन्जिंग साइफनिंग के जैसा ही होता है। सकिंग का मतलब होता है चूसना। तो ये सारे तरीके हैं मोड ऑफ फीडिंग। इनको पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल बनाने में हेल्पफुल होगा। Amazing fact. Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. स्टारफिश ये एक तरह का ये एक जानवर है जो कि उन जानवरों को खाता है जिनके शरीर के ऊपर हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब उनके शरीर का जो छाल है ऊपर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। शेल को खोलने के बाद, मतलब ये स्टारफिश जिस जानवर को खाएगा उसके शेल को खोलने के बाद, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल है, उसको खोलने के बाद स्टारफिश अपने मुंह के जरिए पेट को बाहर निकालता है ताकि अंदर की जो मुलायम चीज़ें हैं उसको वो खा सके। उसको वो स्टमक में लेता है और उसको वापस अपने अंदर ले लेता है। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। वापस मुंह के जरिए वो स्टमक को अंदर ले लेता है और अंदर में फिर उसका डाइजेशन का प्रक्रिया चलता है। डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में
पाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। मुख के जरिए हम भोजन को अपने अंदर लेते हैं, उसको पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो बिना काम का भोजन बच जाता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या कभी आपने सोचा है कि भोजन के साथ शरीर के अंदर में होता क्या है? द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. यहाँ पे ये आपको डायग्राम है, ये एलिमेंट्री कैनल है, इसको हम पाचन नली भी कहते हैं। ये पूरा ये एलिमेंट्री कैनल जो कि बकल कैविटी ऊपर से होते हुए आता है। तो ये एक लगातार एक नली है, नली की तरह है, बिना किसी रुकावट के, जो कि बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस में जाके ख़त्म होता है। ये एक एक करके हम देखते हैं। पहला है बकल कैविटी, उसके बाद है ये सारे पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनल के, पाचन नली के ये सभी पार्ट्स हैं। भोजन इनमें अलग अलग पार्ट से गुजरते हुए पचते हुए निकलता है। पहला है बकल कैविटी, दूसरा है सैलिवरी ग्लैंड, तीसरा है ईसोफेगस। ईसोफेगस ये पूरा है। उसके बाद है लीवर, फिर स्टमक, गॉल ब्लाडर, पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस। ये सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनल है ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। बकल कैविटी पहला है, दूसरा है फूड पाइप और ईसोफेगस, तीसरा है स्टमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के साथ जाकर के ख़त्म होता है, रेक्टम में जाके ख़त्म होता है। द एनस, उसके बाद है एनस। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये काफ़ी लंबा रास्ता नहीं है? These parts together form the alimentary canal in bracket digestive tract। ये सारे जो भाग हैं ये सभी मिल करके इन्हें हम पाचन नली कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। द फूड कंपोनेंट्स gradually get digested as food travels through the various compartments। भोजन की पाचन की प्रक्रिया धीरे धीरे होते चली जाती है जैसे जैसे भोजन जो है इन सारे कंपार्टमेंट से होते हुए गुजरता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। इनर वॉल्स को हम आंतरिक भित्ति कहते हैं हिंदी में। तो हमारे जो पेट का, हम लोग स्टमक को हिंदी में अमाशय कहते हैं, तो हमारे अमाशय के आंतरिक भित्ति, हमारे अमाशय और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक भित्ति में बहुत सारे ग्लैंड्स जुड़े होते हैं कैनल के साथ, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया। ग्लैंड को हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जुड़ा होता है।
लीवर जुड़ा होता है, उसके बाद पैनक्रियाज जुड़ा होता है और ये डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये जटिल खाने के जटिल पदार्थों को ये सरल बनाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द associated glands together constitute the digestive system। अब ये जो पाचन नली है, पाचन नली के साथ जुड़े हुए सारे ग्लैंड्स, इन सभी को एक साथ मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो पाचन नली है इसके अलग अलग भागों में भोजन के साथ क्या होता है वो हम देखेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटी, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मुख के द्वारा भोजन को हम अपने शरीर में लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब खाना लेने की जो प्रक्रिया है, जो कि जिस प्रक्रिया से हम खाना अपने अंदर अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम इंजेशन कहते हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम हिंदी में दूध का दांत कहते हैं। एंड परमानेंट टीथ, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। क्या आपको याद है कुछ सालों पहले आपके दांतों का गिरना। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। जो पहला जो सेट होता है दांतों का, वो जब बच्चा एकदम छोटा होता है तब से आना शुरू हो जाता है और 6 से 8 साल के उम्र तक ये पहला सेट गिर जाता है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, इन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। जो दूसरा सेट है जो कि इस दूध के दांत को रिप्लेस करता है, उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि ये हमेशा रहता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। ये जो परमानेंट टीथ है ये या तो पूरे जीवन भर रहता है या फिर ओल्ड एज में ये गिर जाता है या फिर किसी बीमारी के कारण से भी गिर जाता है। बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 में बूझो, ये है फिगर 2.2। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को देख करके बूझो काफ़ी आकर्षित है। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, ये इसकी लंबाई जानना चाहता है। वट वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस, क्या आप कुछ एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी। वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। हमने इसकी लगभग लंबाई पेज नंबर 16 में बताया है। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज accommodated in a small space within our body। आप बस कल्पना कीजिए कि ये इतनी लंबी संरचना एक छोटे से जगह में कैसे समा गई है। अब उसके बाद लेसन में आगे बढ़ते हुए, वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम अपने दांतों से खाने को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। हर दांत मसूड़े में अलग अलग सॉकेट होते हैं। हर दांत उन
सॉकेट में जा फिक्स्ड होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे दांत अलग अलग प्रकार से दिखते हैं और अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उस हिसाब से उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। अपने हाथ को धो लीजिए, मिरर में देखते हुए आप अपने दांतों को गिनिए। आप अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके आप अपने दांत को फील कीजिए। कितने तरह के दांत हैं ये आप पता लगाइए। कितने प्रकार के दांत हैं, अलग अलग प्रकार के दांत आप पाएंगे, अलग अलग साइज़ के दांत आप पाएंगे। एक छोटा सा सेव का टुकड़ा लीजिए या फिर एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? आप कौन से दांत काटने के लिए यूज़ करते हैं? एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? पियर्सिंग एंड टीयरिंग का मतलब होता है चीरना और फाड़ना, और कौन से दांत आप चीरने फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं? ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग। और आपके दांतों में कुछ ऐसे दांत हैं जो कि चबाने में और पीसने में काम में आते हैं। तो ये सभी आप कोई भोजन का टुकड़ा लेकर के आप उसे खा करके इसको चेक कर सकते हैं। अलग अलग भोजन को लेकर के आप उसको खा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ये डायग्राम में ये अलग अलग तरह का के टीथ दिए हुए हैं। पहला है मोलर, उसके बाद है प्री मोलर। मोलर पूरे 6 हैं एक सेट में, प्री मोलर 4 हैं। ये परमानेंट टीथ का डायग्राम है। उसके बाद है कैनिन, कैनिन 2 है। फिर है इंसाइजर, सबसे फ्रंट में है, ये 4 है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब आप अपने अवलोकन को टेबल 2 इस सारणी में लिखिए। आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सैलिवा। हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सैलिवा छोड़ते हैं। तो ये जो सैलिवरी ग्रंथि होती है ये सैलिवा छोड़ती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। क्या आपको पता है कि सैलिवा का खाने के ऊपर क्या काम है, क्या एक्शन है? चलिए हम देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से पता चलेगा। थोड़ा पानी पी ले। एक्टिविटी 2.2 Take 2 test tubes. Label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep on teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 milliliter of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the test tubes? Discuss the results with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars. देखिए ये 2 टेस्ट ट्यूब है।
इसमें एक में 1 चम्मच उबला हुआ चावल डाल देंगे, दूसरे में भी 1 चम्मच उबला हुआ चावल डालेंगे, लेकिन उसको 2 से 3 मिनट चबाने के बाद डालेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिलीलीटर पानी दोनों में डाल देंगे। उसके बाद दोनों में आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन डालेंगे तो हम पाएंगे कि जो चबाया हुआ खाना जिसमें हम डाले हैं उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, पर जो बिना चबाया हुआ जो बॉइल्ड राइस हमने डाला है उसका कलर चेंज हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि आयोडीन टेस्ट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द प्लांट्स देखने के लिए। तो आयोडीन इसमें क्या हुआ है पहले वाले में कि जिसमें बिना चबाए हुए बॉइल्ड राइस को डाला है, तो उसमें आयोडीन डालने के बाद स्टार्च की मौजूदगी है वो पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है, अभी भी स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे वाले में चबाने के बाद डाला गया है, मतलब कि चबाने के दौरान जो है स्टार्च जो है वो सिंपल स्टार्च जो है वो शुगर में ब्रेक डाउन हो गया है, जिसके वजह से स्टार्च रहा ही नहीं। जब स्टार्च रहा नहीं तो फिर उसमें आयोडीन डालने से उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब उसके बाद आते हैं, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जीभ जो है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी के पीछे की ओर फ्लोर पे वो अटैच्ड रहता है, मांस से भरा होता है हमारा जीभ। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। बिसाइड्स इट मिक्सेस सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. जीव जो है आगे की ओर से वो फ्री होता है, जो कि किसी भी दिशा में वो घूम जाता है। हम जीव को कहीं भी आगे से तो हम घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो हम चेक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जीव के क्या क्या काम हैं? हम लोग तो जीभ से बात कर सकते हैं, पर इसके अलावा जीभ सैलिवा को खाने में मिक्स करता है जब हम खाने को चबाते हैं, और हमें खाने को निगलने में मदद करता है। हम खाने को टेस्ट करते हैं। खाने का टेस्ट क्या है हमें जीभ से पता चलता है। खाने का जो स्वाद है वो हमें जीभ से पता चलता है। जीभ के अंदर में टेस्ट बर्ड्स होता है। टेस्ट बर्ड्स को हम हिंदी में स्वाद कलिकाएं कहते हैं। अब इन स्वाद कलिकाओं के से हम अलग अलग टेस्ट, भोजन के अलग अलग टेस्ट को हम पकड़ते हैं। ये जीभ में अलग अलग जगह पे होता है ये टेस्ट बर्ड्स। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे की एक्टिविटी से हमें टेस्ट बर्ड्स का जो पोजीशन है जीभ के अंदर में वो पता चल जाएगा। पर एक्टिविटी से पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, क्या है? स्वीट्स एंड टूथ डिके, मतलब मीठी चीज़ें और दांतों का खराब होना, दांतों का सड़ना। Normally bacteria are present in our mouth but they are not harmful to us. सामान्यतः हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन फिर भी अगर हम खाने के बाद अगर अपने मुंह को ठीक से धोते नहीं, कुला नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया उपज सकते हैं, जन्म ले सकते हैं और उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो मुंह में खाने के बाद जो बचा हुआ खाना रहता है उसमें से उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड छोड़ते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ।
एसिड धीरे धीरे दांतों को खराब कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसे हम टूथ डिके कहते हैं, मतलब दांतों का सड़ जाना, दांतों का खराब हो जाना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर हम इसको टाइमली, अगर हम इसको चेकअप करा करके इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो दांत के सड़ने के बाद दांत में काफ़ी दर्द उपज सकता है, दर्द हो सकता है, असहनीय दर्द होता है इसमें, और एक्सट्रीम केसेस में दांत को तोड़ना पड़ जाता है, दांत को निकालना पड़ जाता है, तो इसे हम टूथ लॉस कहते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये सभी चॉकलेट्स, ये मुख्य कारण है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, और भी दूसरे सारे चीनी के पदार्थ, तो ये सभी मुख्य दोषी हैं जिससे कि दांत खराब होते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस at least twice a day and rinse the mouth after every meal। इसलिए सभी को दांत को ब्रश से या दातुन से ब्रश करना चाहिए या फिर दातुन करना चाहिए, और डेंटल फ्लॉस, ये छोटी लकड़ी या फिर धागे से जो बचा हुआ खाना है उसको निकाल लेना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार। और खाने के बाद, जब भी आप खाते हैं उसके बाद अच्छे से मुंह कुला कर लेना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। किसी को अपने मुंह में गंदी उंगलियां नहीं डालनी चाहिए और बिना धोया हुआ कोई चीज़ अपने मुंह में नहीं रखना चाहिए। समथिंग when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. कभी कभी जल्दबाजी में या फिर हम कभी कभी खाते समय हम जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी में कभी कभी खाते हैं या फिर खाते हुए कभी कभी बात करते हैं या फिर हंसते हैं, तो हमें खांसी या फिर हिचकी या फिर दम घुटने जैसा आपको फील हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है जब खाना जो है विंड पाइप में, खाने का टुकड़ा जो है विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप का काम है कि नासिका से हवा को लंग्स तक पहुंचाता है। ये विंड पाइप फूड पाइप के साथ साथ हमारे बॉडी में चलता है, लेकिन गले के अंदर में ये दोनों का रास्ता एक ही है। लेकिन होता क्या है कि विंड पाइप के ऊपर फ्लैप लाइक वाल्व होता है, जो कि जब फूड हम अपने मुंह से अंदर लेते हैं, बकल कैविटी से अंदर लेते हैं, तो ये फ्लैप लाइक वाल्व जो है वो बंद हो जाता है और भोजन को फूड पाइप की ओर वो गाइड कर देता है, जिसके वजह से भोजन फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन बाई चांस गलती से अगर भोजन का अंश अगर विंड पाइप में चला जाता है तो हमें थोड़ा दम घुटन महसूस होता है, हमें हिचकी आती है, हमें खांसी आती है। अब हम ये एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 2.4, जिसमें टेस्ट बर्ड्स का पोजीशन जो है वो पता चलेगा। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बिटर गोल्ड।
ये अलग अलग सॉल्यूशन बनाइए आप। चीनी का घोल बनाइए, नमक का घोल बनाइए, नींबू का जूस बनाइए, नीम के पत्तों को या फिर करेले को पीस करके उसका जूस बनाइए। blindfold one of your classmates and ask her oblique him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position। अब अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में किसी एक क्लासमेट का आप अपने उसके आँख को बंद कर दीजिए, कपड़े से ढक दीजिए, बंद कर दीजिए, और उसे कहिए कि वो अपने जीभ को बाहर निकाले सीधा स्ट्रेट फ्लैट पोजीशन में। यूज़ ए क्लीन टूथपिक टू put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। टूथपिक एक यूज़ कीजिए ताकि आप जो भोजन के जो अंश है उसको जीभ के अलग अलग जगह पे आप उसको रखिए। हाँ, भोजन को टूथपिक से उठा करके आप जीभ के अलग अलग जगह पे आप उसको रख सकते हैं। हाँ, फिगर 2.6 में यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह पे आप भोजन को रखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। यहाँ पे एरिया अलग अलग दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा कलर्ड है। इस अलग अलग एरिया पे आप भोजन को एक साफ टूथपिक से आप उठा करके आप रखिए। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। हर सैंपल के लिए आप नया टूथपिक यूज़ कीजिए। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि टंग का, जीभ का कौन सा एरिया किस टेस्ट को डिटेक्ट करता है। मतलब जीभ के कौन से एरिया में आपको मीठा फीलिंग होता है, सॉल्टी फीलिंग होता है, सोर फीलिंग होता है। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सोर मतलब खट्टा, एंड बिटर मतलब कड़वा। तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग एरिया में आप रखेंगे जैसा कि बताया हुआ है फिगर में, तो आपको अलग अलग टेस्ट वहाँ पे आपको ज़्यादा फील होगा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। अब अपने अवलोकन को आप लिखिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। आप अपने दूसरे मित्रों के साथ, दूसरे क्लासमेट्स के साथ ये आप एक्टिविटी कीजिए। आप इसमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जहाँ पे जो टेस्ट फील होता है वहाँ पे आप लिखिए। द फूड पाइप ऑब्लिक ईसोफेगस। फूड पाइप और ईसोफेगस एक ही है। द स्वालोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हम खाना को निगलते हैं वो खाना, हमारा निगला हुआ खाना फूड पाइप से या फिर ईसोफेगस से पास होता है। द फूड पाइप रन्स इनटू द नेक एंड द चेस्ट। फूड पाइप हमारे गर्दन से और हमारे चेस्ट से होते हुए निकलता है। चलिए देखते हैं इधर पहेली क्या चाहती है। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। पहेली ये जानना चाहती है कि वोमिटिंग के समय में खाना उल्टा दिशा में कैसे चला जाता है। अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए। फूड, खाना यहाँ से ईसोफेगस से निकल रहा है। ईसोफेगस ये लंबी वाली जो नली है, पतली वाली, उसके बाद स्टमक में आकर के ये जुड़ जाता है।
Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the toward food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. खाना जब हम अपने मुंह में ले लेते हैं तो उसके बाद हम एक एक्टिविटी होता है जिसको हम पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप में जो वॉल होता है उसमें मूवमेंट होता है. पूरे एलिमेंट्री कैनल में ये मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट से क्या होता है कि भोजन अंदर की ओर मूव करते चला जाता है, पुश होते चला जाता है. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टमक खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो खाना फिर वापस उल्टा निकल जाता है, उल्टा वोमिट होकर के निकल जाता है. आप याद कीजिए, कभी कभी जब आपको वोमिटिंग होता है खाने के दौरान, खाने के बाद, अभी याद कीजिए क्या क्या कारण हो सकता है जिस कारण से वोमिट हो जाता है. कभी कभी अनकंफर्टेबल टेस्ट, अननोइंगली हम खाते हैं, कुछ चीज़ अंदर चला जाता है तो फिर क्या होता है कि वोमिट होता है. कभी कभी हड़बड़ी में क्या होता है कि हम जैसे खाना शाम को खाने आए, सुबह का सब्जी है, हड़बड़ी में खाए तो वोमिट हो गया. तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस है, उसको याद करेंगे आप. द स्टमक, स्टमक को हम हिंदी में अमाशय कहते हैं. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. मोटे दीवार का बना बैग होता है ये, मोटे दीवार की एक थैली है ये स्टमक. इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है और इसका शेप यहाँ हम ये पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ ये है स्टमक, ये वाला पार्ट जो है ये स्टमक है, ये फ्लैटेंड यू शेप में है. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पहला एंड जो है ऊपर का, ये जो फूड पाइप है, यहाँ से ये खाना एक एंड यहाँ से रिसीव करता है और फिर दूसरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का जो आंशिक रूप में पचा हुआ जो भोजन है वो फिर निकल जाता है. अब यहाँ देखते हैं इस बीच में क्या होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड. तो एक तरफ से ये फूड पाइप से खाना रिसीव करता है एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. और दूसरे तरफ से ये खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है. मतलब दूसरे तरफ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके खुलता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. द इनर लाइन ऑफ द स्टमक को हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक भित्ति, है ना. हमारे पेट के अंदर का की जो भित्ति है इसे हम इनर लाइनिंग कहते हैं. ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं. ये जो आंतरिक भित्ति है ये
म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये आंतरिक भित्ति को सुरक्षा देती है, मतलब आंतरिक पेट का जो आंतरिक सतह है उसको सुरक्षा देती है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. एसिड क्या करता है कि जो खाने भोजन के साथ जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उनको वो मार देता है और माध्यम को वो एसिडिक बना देता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस का काम करना आसान हो जाए। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स को सरल पदार्थ में बदल देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juices. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, मतलब घूम घूम करके, कुंडलित इसको हिंदी में कहते हैं। ये लगभग 7.5 मीटर का होता है, काफ़ी लंबा है, और इसके अंदर में लीवर से और पैनक्रियास से सेक्रेशन होता है। इसके अलावा इसका जो आंतरिक दीवार है, मतलब आंतरिक सतह है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आंतरिक भित्ति, ये डाइजेस्टिव जूसेस, ये जूसेस छोड़ते हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. Abdomen को हम हिंदी में उदर कहते हैं। तो ये हमारे उदर के दाहिने पार्ट में एक लाल भूरे कलर का ग्रंथि है, उसे हम लीवर कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में लीवर का पोजीशन दिख जाएगा। इसमें तो नहीं दिख रहा है। पहले पेज में, हाँ यहाँ है लीवर। ये है लीवर। ये स्टमक के साथ में है, इधर बगल में है। It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये बाइल जूस छोड़ती है, जो कि हमारे गॉल ब्लाडर, एक थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लाडर कहते हैं, उसमें इस बाइल जूस को ये स्टोर कर लेता है। बाइल जूस में ये स्टोर हो जाता है, जो ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लाडर में, जो कि लीवर छोड़ता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को पचाने में बाइल काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि फैट्स को पचाना आसान नहीं होता है। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है।
The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins and change them into simpler form. Pancreatic juice कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सरल पदार्थ में वो चेंज कर देता है, उसको सरल बना देता है. The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. जो हमारे पेट के अंदर में क्या काम होता है, कैसे चलता है, तो ये एक एक्सीडेंट से पता चला. ये एक अनोखा प्रकार का ये एक इंसिडेंट है जिसमें मार्टिन नाम का एक व्यक्ति है जिसको कि शॉटगन से लग गई गोली, और जिससे कि क्या हुआ कि उसका चेस्ट वॉल में एक होल हो गया, चेस्ट वॉल डैमेज हो गया और स्टमक में एक होल हो गया. He was brought to an American Army doctor William Beaumont. इसे एक अमेरिकन डॉक्टर विलियम बेमाउंट के पास लाया गया. द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. अभी क्या हुआ कि डॉक्टर ने इनकी जान तो बचा ली, पर उसमें जो छेद हुआ था, चेस्ट वॉल को तोड़ करके जो स्टमक में छेद हुआ था, उस वॉल को ये प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए और उसको बैंडेज करके छोड़ दिए. बेमाउंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल. अब बेमाउंट ने इसका अच्छा उपयोग किया. वो क्या करते थे कि स्टमक के अंदर का फंक्शन वो इस छेद से देख करके वो पता किए. He made some wonderful observation. काफ़ी कुछ वंडरफुल चीज़ें इन्हें मिली. Beaumont found that the stomach was churning food. Beaumont को देखने के बाद पता चला कि खाना जो है, स्टमक खाने का मंथन कर रहा है, उसको चर्न कर रहा है. इट्स वॉल सेक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. स्टमक के वॉल से ये जूस सेक्रेट हो रहा है, जूस निकल रहा है जो कि खाने को पचा रहा है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि खाने में उनके स्टमक का जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुलता है वो तभी खुलता है जब स्टमक के अंदर की पाचन क्रिया जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है. स्टमक का जो दूसरा भाग है वो तभी खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टमक के अंदर की पाचन क्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. जो आंशिक रूप से पचे हुए खाना है, भोजन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले भाग में चला जाता है और वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो कि पाचन क्रिया को पूरा करती है, खाने के सारे भाग को, खाने के सारे भोजन के सारे घटक को वहाँ पे उसके पाचन को वहाँ पूरा करती है. द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स
सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सरल शुगर बन जाता है, सरल चीनी बन जाता है जैसे कि ग्लूकोज। फैट्स फैटी एसिड बन जाता है और ग्लाइसरॉल बन जाता है, एंड प्रोटीन्स एमिनो एसिड बन जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में हम अवशोषण कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो पचा हुआ खाना है वो जो हमारे रक्त की जो नली होती है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के भित्ति से जो जुड़ी होती है, वो उसके द्वारा पचा हुआ खाना निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो आंतरिक सतह है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें हजारों उंगली की तरह संरचना बाहर निकली हुई होती है। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर वाइलस। विलस, इन्हें हम विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन के अंदर में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जो पचा हुआ खाना है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ईच विली वाइलस हैज़ ए network of thin and small blood vessels close to its surface. हर विलस के पास एक ब्लड वेसल्स का जाल बना होता है उसके सतह के पास में। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विली का जो सरफेस होता है वो पचा हुआ जो खाने का जो मटेरियल्स होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पचा हुआ खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब ये पचा हुआ खाना हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पदार्थ बनता है। और उन जटिल पदार्थों में जैसे कि प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर की एक आवश्यकता है, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हमारे कोशिकाओं के अंदर में ग्लूकोज कैसे टूटता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी मुक्त होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन का जो अंश जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो पचता नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ये 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब
वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम है कि पानी और नमक, जो खाना अनपच हुआ है, जो खाना नहीं पचा है, उससे ये नमक और पानी लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और जो बचा हुआ जो वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड मल के रूप में वहाँ पे रहता है। फेसेस को हम हिंदी में मल कहते हैं। द फेसल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे ये जो मल है वो हमारे एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। इसको हम इजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो जानवर घास खाते हैं उनमें कैसे पाचन की क्रिया होती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि गाय, भैंस या फिर जो दूसरे घास खाने वाले जानवर हैं वो चबाने की क्रिया करते हैं। जब वो नहीं खाते हैं उस दौरान भी वो चबाते रहते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि वो तुरंत खाने को निगल लेते हैं और अपने उनके स्टमक का एक पार्ट होता है, उसको र्यूमन कहते हैं, वो वहाँ पे जा कर के भोजन को स्टोर कर लेता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पे खाने का पाचन आंशिक रूप से होता है और इसे हम कर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि डायरिया के बारे में लिखा है इस पट्टी में, इसको देख लेते हैं। डायरिया, sometime you may have experienced the need to pass water टूल फ्रीक्वेंटली। कभी कभी लोगों को पतला मल, पानी की तरह मल जो है वो अचानक से आता है। आप कभी कभी आपको फीलिंग होता होगा ऐसा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। इसके होने का कारण इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है या फिर खाने का ना पचना हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पार्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन। ये भारत में काफ़ी कॉमन है, खास करके बच्चों में। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। मतलब जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि पानी के अंदर में, शरीर के अंदर में पानी का और नमक का मात्रा बहुत कम हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। डॉक्टर के पास जाने से पहले भी जो मरीज़ है उसको काफ़ी मात्रा में पानी को उबाल करके फिर उसको ठंडा करके उसमें चीनी और नमक को पिंच से डाल करके, मतलब चुटकी से, एक एक चुटकी नमक और चीनी डाल करके देते रहना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन। इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ORS एब्रिविएटेड फॉर्म इसका। अब यहाँ पे देखते हैं पहेली क्या चाहती है। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। अब पहेली ये जानना चाहती है कि ये जानवर क्यों ठीक से चबाते
हाँ, खाने के समय ये जानवर ठीक से चबाते क्यों नहीं हैं? बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। बूझो जानना चाहता है कि मवेशियों की तरह हम क्यों नहीं सेलुलोज को पचा पाते हैं। By later, the cud returns to the mouth, but later the cud returns to the mouth in a small lumps, and the animal chews it. अब बाद में थोड़ा थोड़ा करके ये जो कड है मुंह में वापस आता है, और फिर उसके बाद जानवर चबाते हैं उसको। खाते समय वो सीधा निगलते हैं, वो ठीक से चबाते नहीं हैं, बाद में उसको आराम से चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और जो जानवर इस प्रक्रिया, जिन जानवरों में ये प्रक्रिया होती है उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बूझो का इस सवाल का जवाब इधर मिलेगा। सेलुलोस में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोस, जो कि घास में होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत से जानवर मनुष्य के साथ सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। मनुष्य और बहुत से जानवर सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रूमिनेंट्स जो भी हैं, ये जानवर, इनके बॉडी के अंदर में स्टमक और एक बड़ा सा थैली नुमा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। और ये कहाँ पे रहता है? तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. जो खाने के अंदर में जो सेलुलोस होता है वो इनके शरीर के इस पार्ट में डाइजेस्ट होता है, रूमेन में डाइजेस्ट होता है। उसके अंदर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोस को डाइजेस्ट कर देते हैं। और ये जो रूमेन है ये इंसान के अंदर में, मनुष्य के अंदर में या फिर दूसरे कुछ जीवों के अंदर में नहीं होते हैं, दूसरे जीवों के अंदर में नहीं होते हैं। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system. अभी तक आप उन जानवरों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनके अंदर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनके पास ना तो माउथ है, ना मुंह है उनके पास, ना ही उनके अंदर में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। Then how do they acquire and digest food? तो वो खाना भोजन लेते कैसे हैं और उन्हें पचाते कैसे हैं? In the section below you will learn about interesting वे ऑफ फूड इनटेक। अब आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि एक इंटरेस्टिंग तरीका खाना लेने का, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। अब ये एमीबा में ना इनके पास मुंह होता है, ना ही एमीबा के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। एमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक, हम इसको हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। एमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पॉन्ड वाटर। तालाब के पानी में ये पाया जाता है। सिंगल सेल्ड, काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल से बना होता है। एमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड, ए डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। एमीबा में क्या होता है? तो एक राउंडेड, एक सेकेंड, इधर आपको
ये डायग्राम में यहाँ पे वैक्यूल दिया है, इसका फूड वैक्यूल किधर है, यहाँ पे ये इसका फूड वैक्यूल है। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो इसका जो बाउंड्री होता है, और छोटे छोटे बबल की तरह वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ये जो बाकी का जो पार्ट है आपको, ये है साइटोप्लाज्म। ये सब सॉरी, ये है साइटोप्लाज्म। ये सब ये वैक्यूल्स जो है इसी में है। Amoeba constantly changes its shape and position. हाँ सॉरी, ये एक छूट गया, न्यूक्लियस, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। राउंडेड मतलब गोला, घना न्यूक्लियस है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस देख लीजिए, ये है न्यूक्लियस। राउंडेड है, डेंस है, गोला है और घना है, और बहुत सारे स्मॉल बबल की तरह वैक्यूल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म में। Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. यहाँ पे नीचे है pseudopodia, ये है pseudopodia, ये pseudopodia। ये देखिए, ये सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया, देखिए ये सूडोपोडिया। इसको हम फॉल्स फीट कहते हैं। ये क्या करता है, ये फिंगर की तरह इसको आगे बढ़ाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एमीबा एकदम छोटे छोटे जीवाणुओं को खाता है, जिनको कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, छोटे छोटे कीटाणुओं को खाता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जब इसको भोजन, जब ये फील करता है भोजन को कि आसपास है इसके, ये क्या करता है कि अपने फॉल्स फीट को आगे बढ़ाता है और उसको चारों तरफ से इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर में, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। वो अपने फूड वैक्यूल में, वो फूड वैक्यूल में भोजन को ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो फूड वैक्यूल छोड़ता है इसके अंदर, और भोजन जो है वो उसको तोड़ करके वो सरल पदार्थ में बदल देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। धीरे धीरे जो पचा हुआ खाना है वो अवशोषित हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो अवशोषित भोजन है, जो अवशोषित पदार्थ है, उसको बाकी किस काम में आता है, तो उसके ग्रोथ के लिए, अमीबा के ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो बचा हुआ खाना रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, उसको फिर वैक्यूल से बाहर निकाल देता है वो। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमंस। जो बेसिक प्रोसेस जो होता है
पाचन का और एनर्जी रिलीज करने का इज़ द सेम, मतलब हर जानवरों में लगभग एक जैसा ही होता है। इन ए लेटर chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। आप आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो करके वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे पहुंचता है, क्योंकि ये हमारे भोजन का जो एब्जॉर्प्शन का काम है, एसिमिलेशन का काम है, वो कहाँ होता है, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वो एब्जॉर्प्शन का काम, जो एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है तो उसके बाद भोजन कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गेन्स तक वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पार्टिकुलर बुक इफ़ यू वांट, अगर आपका कोई टेक्स्ट बुक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टेक्स्ट बुक को यहाँ पे पढ़ाऊँ आपको, तो आप उस टेक्स्ट बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।